तो देखिए, ईरान के नए सुप्रीम लीडर को इजरायल की धमकी यहां पर निकलकर सामने आई, जहां पर इजरायल के रक्षा मंत्री ने ईरान को यह धमकी दी है। इजरायल के रक्षा मंत्री का कहना है, जो सुप्रीम लीडर बनेगा मरेगा। ये सीधी धमकी यहां पर इजरायल की ओर से दी गई। और इससे पहले खामनेई को भी किस तरीके से ट्रैक किया गया, उनके एक एक गार्ड की सारी जानकारी मोसाद के जरिए इजरायल तक पहुंच रही थी और अमेरिकी एजेंसियां CIA भी लगातार अपना काम कर रही थी। और सीधे एक बार फिर से धमकी यहां पर दे दी गई है इजरायल की ओर से। और उन्होंने कहा कि जो भी ईरान का सुप्रीम लीडर बनेगा वो मरेगा। और सुप्रीम लीडर अब ईरान के इस वक्त खामनेई के बेटे हैं और मुस्तफा खामनेई को ये जिम्मेदारी यहां पर सौंपी गई है। और ऐसे इसमें कोई दो राय नहीं कि मुस्तफा खामनेई की लोकेशन भी लगातार इजरायल और अमेरिका तक पहुंची होगी। अब देखिए, ईरान में सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई के मारे जाने के बाद सत्ता की बागडोर अब उनके बेटे मुस्तफा खामनेई के हाथों में आ गई है। लेकिन सवाल यह है कि क्या नया चेहरा ईरान की नीतियों में बदलाव लाएगा या फिर सुरक्षा और सैन्य प्रभाव वाला पुराना ढांचा और मजबूत होगा। क्या मुस्तफा खामेनेई बदलेंगे ईरान की दिशा, या नए चेहरे से लौटेगा पुराना शासन? सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई के मारे जाने के बाद ईरान की सर्वोच्च सत्ता पर अब उनके बेटे मुस्तफा खामेनेई बैठेंगे। लेकिन उनकी नियुक्ति सिर्फ सुप्रीम लीडर की जगह को भरने से ज्यादा इस्लामिक गणराज्य की दिशा तय करने वाली है। 1969 में मशहद में जन्मे मुस्तफा अयातुल्ला अली खामेनेई के दूसरे बेटे हैं। कौम में धार्मिक शिक्षा हासिल करने वाले मुस्तफा औपचारिक रूप से कोई बड़ा सरकारी पद नहीं रखते, लेकिन सालों से उन्हें सत्ता के शैडो ऑपरेटर के रूप में देखा जाता है। शिया धर्मगुरु की पहचान रखने वाले मुस्तफा की असली ताकत उनकी धार्मिक पहचान से ज्यादा उनके सुरक्षा नेटवर्क में है। 1987 में उन्होंने इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ज्वाइन किया और ईरान इराक युद्ध के अंतिम चरण में हिस्सा लिया। 2000 के दशक तक उन्होंने IRGC कमांडरों और खुफिया ढांचे के भीतर मजबूत संबंध बना लिए थे। जानकारों का मानना है कि अगर वे सुप्रीम लीडर बनते हैं तो ईरान की नीतियां और ज्यादा सुरक्षा केंद्रित और सैन्य प्रभाव वाली हो सकती है। IRGC का समर्थन उन्हें एक सशक्त लेकिन कठोर शासक बना सकता है। चुनाव, विरोध और ग्रीन मूवमेंट। मुस्तफा का नाम 2005 और 2009 के राष्ट्रपति चुनावों में प्रमुखता से उभरा। विशेष रूप से महमूद अहमदीनेजाद के समर्थन और 2009 के विवादित चुनावों के बाद हुए ग्रीन मूवमेंट के दमन में उनकी भूमिका को लेकर कई आरोप लगे। इन घटनाओं ने उनकी छवि एक ऐसे नेता की बना दी जो सत्ता को चुनौती देने वालों के प्रति सख्त रुख अपनाता है। ये संकेत देता है कि आंतरिक असंतोष को लेकर उनका रवैया उदार नहीं होगा। मैक्सिमम रेजिस्टेंस और अमेरिका से टकराव। माना जाता है कि अमेरिका की मैक्सिमम प्रेशर नीति के जवाब में ईरान की मैक्सिमम रेजिस्टेंस रणनीति तैयार करने में मुस्तफा की भूमिका रही है। लेबनान के हिजबुल्लाह जैसे समूहों से उनके संबंधों की चर्चा अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स में होती रही है। यानी सुप्रीम लीडर बनने के बाद उनके अमेरिका या इजराइल के प्रति नरम रुख की संभावना कम दिखाई देती है। हालांकि उनके बारे में ये कहा जाता है कि वे पर्दे के पीछे रणनीतिक संतुलन साधने में भी माहिर हैं। अकूत दौलत और पश्चिमी कनेक्शन। रिपोर्ट के मुताबिक मुस्तफा से जुड़े नेटवर्क ने ब्रिटेन, जर्मनी और दुबई तक बड़े पैमाने पर संपत्तियां जुटाई हैं और निवेश किए हैं। शिपिंग बिजनेस, स्विस बैंक में खातों और रियल एस्टेट डील्स के जरिए कथित तौर पर प्रतिबंधों के बावजूद पैसा पश्चिमी बाजारों तक पहुंचाया गया। यानी मुस्तफा वैचारिक रूप से भले ही कट्टर दिखाई देते हों, लेकिन आर्थिक सशक्तिकरण में विश्वास रखते हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या उनका नेटवर्क भविष्य में किसी संभावित बैक चैनल समझौते की जमीन बनेगा या नहीं? क्या बदलेगा ईरान? मुस्तफा खामेनेई के सुप्रीम लीडर बनने से ईरान में सत्ता का केंद्रीकरण और तेज हो सकता है।
IRGC का प्रभाव बढ़ सकता है। आंतरिक विरोध पर सख्ती जारी रह सकती है और क्षेत्रीय नीति आक्रामक बनी रह सकती है। हालांकि आर्थिक दबाव और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध उन्हें सीमित कूटनीतिक लचीलापन दिखाने पर भी मजबूर कर सकते हैं। चेहरा नया, नीति कितनी नई। ईरान में मुस्तफा खामेनेई की पहचान एक रहस्यमयी, रणनीतिक और सख्त छवि वाले नेता की है। उनका ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि वे सत्ता संरचना को मजबूत रखने और विरोध को नियंत्रित रखने में विश्वास रखते हैं। यानी आने वाले समय में भी ईरान में नीति की निरंतरता ज्यादा दिख सकती है। बदलाव कम, यानी अमेरिका के साथ टकराव बना रह सकता है, लेकिन रणनीति अधिक संगठित और व्यवस्थित हो सकती है। मिडिल ईस्ट की राजनीति अब इस बात पर टिकी है कि मुस्तफा खामेनेई वैचारिक शक्ति को प्राथमिकता देते हैं या रणनीतिक लचीलापन दिखाते हैं। ईरान के लिए ये सिर्फ नेतृत्व परिवर्तन नहीं, बल्कि मिडिल ईस्ट में आने वाले दशक की दिशा तय करने वाला समय है। तो देखिए, अली खामेनेई के बेटे को ईरान का अगला सुप्रीम लीडर चुन लिया गया है। अगर बात करें ईरान के सुप्रीम लीडर की पावर की, तो देखिए सुप्रीम लीडर विधायिका यानी कि न्यायपालिका, कार्यपालिका, तीनों अंगों का सर्वोच्च नेता ईरान में होता है। सुप्रीम लीडर को ईरान की इस्लामी क्रांति का प्रतीक माना जाता है। सुप्रीम लीडर पर चीफ जस्टिस को चुनने का अधिकार भी होता है। सैन्य कमांडर नियुक्त करने का भी अधिकार होता है। देश के लिए रणनीति तय करने के साथ साथ राष्ट्रपति तक को हटाने की ताकत होती है। इसके अलावा IRGC को भी लगातार कमांड यहां पर सुप्रीम लीडर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि देखिए ईरान में सुप्रीम लीडर को असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स चुनती है। अब चुनाव कैसे होता है ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए ये 88 सदस्यों वाली एक धार्मिक संस्था यहाँ पर है। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स का चुनाव यहाँ पर किया जाता है और 88 सदस्य इसमें यहाँ पर होते हैं। आप देखिए 88 सदस्यों का चुनाव यहाँ पर ये असेंबली करती है। अब उसमें से असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स में 88 सदस्य यहाँ पर होते हैं। हमने आपको इससे पहले यहाँ पर बताया, हर 8 साल में असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स का चुनाव यहाँ पर किया जाता है और यही वो असेंबली है जो चुनाव करती है सर्वोच्च नेता का, जिसने खामेनेई का चुनाव किया और उसके बाद अब खामेनेई के बेटे को यहाँ पर चुन लिया गया है जो IRGC को भी कमांड करता है। इसके अलावा राष्ट्रपति को चुनने का अधिकार उसके ऊपर होता है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ को भी चुनने का अधिकार यहाँ पर खुद जो सर्वोच्च नेता है वो यहाँ पर रख सकते हैं। और इसमें इस वक्त मुस्तफा खामेनेई जो कि खामेनेई के बेटे थे, खामेनेई के कुल मिलाकर 8 बच्चे यहाँ पर थे, जिसमें 6 लड़के थे, 4 लड़के थे और 2 बेटियां उसकी थी, यानी कि 6 बच्चे उनके यहाँ पर थे। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर भी आपको बता दें UAE से जो सामने आ रही है, जहां पर मंगलवार पर फुजैरा ऑयल जोन पर एक बड़ा धमाका यहाँ पर देखने को मिला। पोर्ट पर आग के बाद रिफ्यूलिंग यहाँ पर धीमी कर दी गई और हॉर्मुज स्ट्रेट में टैंकरों की आवाजाही लगभग इस वक्त बंद है। हालांकि अमेरिका ने कहा जरूर है कि वहां से जो भी जहाज गुजरेगा उसकी जिम्मेदारी लगातार अमेरिका लेगा और पूरी तरीके से वो ईरान पर निगरानी बनाए हुए है, यानी कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर कोई मनमानी ईरान की नहीं चलेगी, ऐसा अमेरिका का कहना जरूर है। लेकिन वहां पर अब भी हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं और दुनिया का देखिए जो 30% तेल है वो उसी रास्ते से गुजरता है और वहीं से सारा आयात निर्यात होता है। जो तेल और डीजल, फ्यूल, पेट्रोल आप तक पहुंच रहा है वो उसी रास्ते से यहाँ पर पहुंचता हुआ दिख रहा है और उसका असर देखिए पूरी दुनिया पर इसी वजह से यहाँ पर पड़ सकता है। ऐसी कई खबरें यहाँ पर सामने आ रही हैं। तो ये UAE में फुजैरा में ऑयल इंडस्ट्री जोन से काला धुआं उठता हुआ आप देखिए किस तरीके से मंगलवार को यहाँ पर पोर्ट पर आग लगी थी, जो इसके बाद फुजैरा जैसे बड़े बंकरिंग हब में शिफ्ट रिफ्यूलिंग काफी ज्यादा धीमी हो गई। मार्केट सोर्सेज के मुताबिक यहां पर काम की रफ्तार कम होने के बाद सिंगापुर जैसे दूसरे हब में फ्यूल की मांग बढ़ने के आसार हैं। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव ने इस पूरे इलाके में फ्यूल शिपमेंट के डिसरप्ट उसको कर दिया है और इसी वजह से सोमवार को फुजैरा में फ्यूल की कीमतें और ज्यादा चढ़ गई। सबसे बड़ी टेंशन हॉर्मुज स्ट्रेट की है, जहां पर दुनिया की लगभग 20% सप्लाई और बड़ी मात्रा में LNG गुजरती है। लेकिन कुछ जहाजों पर हमला होने के बाद यहां पर ट्रांजिट लगभग रुक चुका है। फुजैरा इसी स्ट्रेट के एंट्री पॉइंट के पास मौजूद है, इसीलिए असर सीधा दिखाई दे रहा है। तो ये तस्वीरें आप यहां पर देखिए किस तरीके से एक के बाद एक कई हमले यहां पर हो रहे हैं। लेकिन ये जो हमला इस वक्त आप देख रहे हैं ये UAE यानी कि अरब अमीरात में फुजैरा में ऑयल इंडस्ट्री जोन में यहां पर किया गया। कोशिश यही है कि जो व्यापार है उसको बाधित किया जा सके, एक
वर्ल्ड प्रेशर डेवलप करने की कोशिश ईरान यहां पर लगातार कर रहा है और ईरान का ही यह हमला है यूएई में ऑयल रिफाइनरीज, ऑयल डिपोज को जहां से शिपमेंट्स होती हैं, जहां से जाता है तेल, उन तमाम अड्डों को उसकी ओर से खत्म किया जा रहा है। जो पोर्ट्स आसपास बने हुए हैं उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। देखिए पैसिफिक ओशन, इसके अलावा गल्फ ऑफ ओमान भी वहीं पर है और ओमान और ईरान मिलकर लगातार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को यहां पर ऑपरेट करते थे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज वही जगह है जिसका जिक्र बार बार आप देख रहे हैं, एक समुद्री इलाका यहां पर है जो एक वाटरवे की तरह काम करता है, जहां से 30% जो क्रूड ऑयल है दुनिया का वो जाता है। अब देखिए इधर हांगकांग के स्टॉक मार्केट में बुधवार को गिरावट दर्ज की गई। ट्रेडिंग की शुरुआत से ही हैंग सेंग इंडेक्स नीचे जाता रहा और दोपहर में 25,000 के स्तर के नीचे चला गया। हालांकि बाद में इसमें हल्की रिकवरी भी हुई। ईरान जंग को लेकर बनी चिंता और तेल की बढ़ती कीमतों ने निवेशकों को भी परेशान कर दिया है। देखिए मार्केट एक्सपर्ट फ्रांसिस लन ने कहा है कि हालात बहुत ज्यादा मुश्किल हैं। उनका कहना है कि जब तक अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से तेल टैंकरों को सुरक्षित रास्ता नहीं देता, स्थिति और बिगड़ सकती है। महायुद्ध से जुड़ी हुई ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। क्या हालात अलग अलग जगहों पर बने हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद है, इसके अलावा हांगकांग मार्केट में भी सीधा असर देखने को मिला। वहां की शेयर मार्केट गिरी और अब भी ये जंग लगातार क्योंकि जारी है, इसलिए शेयर मार्केट में उथल पुथल अब भी जारी रह सकती है। तो देखिए महायुद्ध का आज 5वां दिन यहां पर हो चला है, लेकिन अब भी हमले थमे नहीं हैं और ऐसे में आप देखिए क्या अलग अलग तस्वीरें जहां जहां से सामने आ रही हैं हम आपको दिखा रहे हैं। इसका जो असर है पूरे मिडिल ईस्ट पर तो पड़ा ही, दुनिया पर भी इसका असर पड़ रहा है क्योंकि तेल की कीमतें धीरे धीरे बढ़ रही हैं और अगर तेल की कीमतें बढ़ी तो दुनिया के तमाम देश इससे प्रभावित होंगे। एक पूरा ग्लोबल प्रेशर डेवलप होगा और बात यही होगी कि अमेरिका जल्द से जल्द अब किसी भी तरीके से इस युद्ध को यहां पर रोक दे। और देखिए इजरायल पर ईरान का एक और अटैक, बेत शेमेश पर ईरान का बड़ा हमला यहां पर देखने को मिला, जहां पर ईरान ने कई सारी बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। इजरायल के कब्जे वाला इलाका है बेत शेमेश। अब देखिए इजरायल के कब्जे वाले क्षेत्र में ये मिसाइल यहां पर दागी गई है। बेत शेमेश में ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों का यह हमला हुआ है। इजरायल यहां पर अपनी लोकेशन सेट करता है और उसी का कब्जा यहां पर है, लेकिन वहीं पर यह अटैक हुआ है। आप देखिए कई मिसाइलें दागी गई, बैलिस्टिक मिसाइलों का बाकायदा भंडार है ईरान के पास और वही उसकी ताकत भी है। 6 लाख से ज्यादा सैनिक, एक्टिव सैनिक इस वक्त ईरान के पास हैं और इजरायल की क्षमता की अगर बात की जाए तो मात्र 1,62,000 के आसपास उसके पास एक्टिव सैनिकों की संख्या है। रिजर्व में भी कुछ ही सैनिक उसके पास मौजूद है क्योंकि लगातार काफी वक्त से गाजा के साथ वो पहले ही युद्ध में था। इसके बाद ईरान के साथ पिछले साल से तनातनी उसकी शुरू हुई और उस वक्त भी 12 दिनों का युद्ध उसने लड़ा था और अभी फिलहाल एक दूसरे के आमने सामने फिर हैं ईरान और इजरायल और अब तो 5वां दिन भी यहाँ पर है। पूरा बैकअप इस वक्त लगातार अमेरिका की ओर से इजरायल को मिल रहा है। हालांकि पिछली दफा जब ये युद्ध हुआ था तो अमेरिका ने सीधे कहा था इजरायल को कि अब मत लड़ो, लड़ाई यहीं पर थम जाए। ईरान को भी यही कहा गया, इजरायल को भी यही कहा गया और बातचीत के रास्ते तलाशे गए थे। और देखिए लेबनान का इजरायल पर एक बड़ा मिसाइल अटैक भी सामने आया, जहां पर इजरायल पर लेबनान ने 30 से ज्यादा रॉकेट दागे। आईडीएफ ने कई रॉकेट को आसमान में ही मार गिराया है। इजरायल ने जवाबी एक्शन में बेरूत में कई सारे बम बरसाए। अलग अलग तस्वीरें आप देखिए, ये बेरूत पर बम बरसाते हुए आप यहाँ पर देख रहे हैं। एक से एक के बाद एक कई धमाके यहाँ पर बाकायदा किए गए हैं। लेबनान का ये इजरायल पर एक बड़ा मिसाइल अटैक है। इजरायल पर लेबनान ने 30 से ज्यादा रॉकेट दागे हैं और इजरायली डिफेंस फोर्स ने कई रॉकेट को आसमान में ही मार गिराया। देखिए एक अच्छा खासा आयरन डोम इस्तेमाल करता है इजरायल, जिसका फायदा उसको जब लगातार गाजा में जो युद्ध हुआ हमास के साथ उसमें भी मिला। इसके अलावा पिछले साल जब ईरान ने उस पर बम बरसाए थे तो उसमें भी इसने इसका फायदा उठाया।